हमने आपके साथ डिस्कस किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इंडिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन लूँगा, आपकी जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 13.2, उससे मैं आपके कुछ क्वेश्चन देकर आपको क्लियर कर दूंगा। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलना चाहिए, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन बाई चांस आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे कमेंट कर सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन मुझे और करके देना है, तो मैं आपके सामने वो क्वेश्चन पे कर दूँगा। तो आप देखेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बताया भी था मैंने कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मीन्स हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अदर इवेंट्स, देन इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स probability of A intersection B equal to probability of A into probability of B. Probability of A intersection B equal to probability of A into probability of B. ये हमारे पास बेसिक एक्सप्रेशन होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, जिस पर बेस हम अपने क्वेश्चन करेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हमें मेन इसी फॉर्मूले पर आपको सारे सम्स करते हैं। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं अपनी एनसीईआरटी में, अगर आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन 13.2 के अंदर, उसमें आप देख रहे हैं कि आपको P ऑफ A गिवन है, आपको P ऑफ B गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो आपको देख रहे हैं इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, सिंपली आपने फॉर्मूले को अप्लाई करने हैं। आपका फॉर्मूला क्या है? आपका फॉर्मूला है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इनटू P ऑफ B और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और आपके क्वेश्चन में गिवन है P of A is 3/5 and P of B is 1/5। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है P of A इंटरसेक्शन B। तो P of A इंटरसेक्शन B हमारे पास हो जाएगा P of A into P of B, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 3/5 into 1/5, आंसर इज 3/25। तो इस टाइप से हम अब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ, सेकंड आपके लिए मैं छोड़ूंगा। थर्ड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्या है, ये बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad, will be approved for sale. इसका मतलब ये हुआ, पहले तो आप देख लीजिए कितने ऑरेंजेस टोटल हैं आपके पास। ऑरेंजेस हमारे पास टोटल है 15, इसमें से गुड कितने हैं? गुड है आपके पास 12, और इसमें से बैड कितने हैं? बैड ऑरेंजेस आपके पास कितने गिवन है? इसमें बैड ऑरेंजेस हैं 3, तो बैड ऑरेंजेस आपके पास है 3। अब आपका टारगेट क्या है यहाँ पर कि आपका जो है ऑर्डर जो है अप्रूव हो जाए सेल के लिए। वो तभी हो पाएगा, आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट में है कि वो तीनों के तीनों ऑरेंजेस जो आप निकालेंगे, वो तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? गुड होने चाहिए। तो ध्यान रहे, निकालने कैसे? 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको, हमें लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। इसमें हम क्या करेंगे? पहला ऑरेंज निकालेंगे गुड, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12/15। जब आप नेक्स्ट निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/14। जब आप नेक्स्ट निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/30। क्योंकि एक एक आपका कम होता जा रहा है। जब आपने पहला ड्रॉ किया तो पहले के लिए आपके पास 12/15 हो गया, सेकंड के लिए 11/14 हो गया, थर्ड के लिए 10/13 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ गया। क्योंकि तीनों के तीनों अच्छे आने जरूरी थे कि आपका ये ऑर्डर जो है अप्रूव हो जाए सेल की। ओके, तो इसकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे, आपके पास ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। मैं आप क्वेश्चन नंबर 5 लूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? ए फेयर पॉइंट एंड अनबाइज्ड डाई आर टॉस। एक फेयर पॉइंट को और एक अनबाइज्ड डाइस को आप टॉस कर रहे हैं। ठीक है, लेट ए विद द इवन हेड अपीयर ऑन द कॉइन and B with the event 3 appear on the die. Check whether the events A and B are independent or not. हमें चेक करना है कि events independent है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी आप सैंपल स्पेस देख लेंगे कि हो क्या रहा है। इस क्वेश्चन में दो बातें हो रही है एक साथ।
आप कर क्या रहे हैं, एक तो आपने डाई को टॉस कर रहे हैं, साथ ही साथ एक कॉइन भी थ्रो किया जा रहा है, डाई और कॉइन दोनों को आप थ्रो कर रहे हैं। तो देखिएगा क्या होगा, हो सकता है यहाँ पर कॉइन पर हेड आए, डाई पर 1 आ जाए, हो सकता है कॉइन पर, ठीक है, कॉइन पर हेड और डाई पर 2, ऐसे 3, ऐसे 4, ऐसे 5, ऐसे 6, ये 6 केसेस हो सकते हैं। ऐसे T1, T2, T3, T4, T5 और T6, इस तरह के केसेस हमारे पास बन सकते हैं। ये हमारे पास टोटल 12 केसेस बन गए, H1 से लेकर H6 तक, T1 से लेकर T6 तक। ये हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस में हो गए। आप देखेंगे कि सैंपल स्पेस में हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए, सैंपल स्पेस में हमारे पास 12 एलिमेंट्स हैं टोटल। अब आप अपने क्वेश्चन में देखिए कि क्या क्या इवेंट्स हैं। पहला इवेंट क्या है, पहला इवेंट है हेड अपीयर ऑन द कॉइन, कॉइन के ऊपर हेड आना चाहिए। पहला इवेंट है कॉइन पर हेड आना चाहिए। तो आप इसमें से देख लीजिए कौन कौन से हेड है जिसमें हेड आ रहा है, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। दूसरा इवेंट क्या है, दूसरा इवेंट है, दूसरे इवेंट में आपके पास लिखा हुआ है कि क्या होना चाहिए, दूसरे इवेंट में है आपके पास, इसमें लिखा हुआ है कि 3 आना चाहिए डाई पर। तो इसमें से देखिए कि डाई पर 3 कैसे कैसे आ रहा है, डाई पर 3 जो है 2 तरीके से आ रहा है, एक हो सकता है S3, एक हो सकता है T3। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। दोनों के अंदर कॉमन आपके पास क्या नजर आ रहा है, कॉमन आपके पास है दोनों के अंदर यहाँ पर H3 दोनों में कॉमन है, ठीक है, H3 आपके पास दोनों के अंदर कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो कॉमन आ गया वो H3 हो गया। अब आप लिखेंगे यहाँ पर A की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, A की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इवेंट की 6/12, यानी 1/2। B की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो B की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, B की प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे 2/12 यानी 1/6। A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/12। अब आप देखिएगा यहाँ पर PA इंटू PB करके देखिए क्या होता है, जब PA इंटू PB करते हैं आप तो आपके पास क्या आ गया 1/12 इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो आपने देखा कि आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो गया कि P ऑफ A इंटू P ऑफ B इक्वल टू 1/2 इंटू 1/6 इक्वल टू 1/12, ठीक है। ये आपके पास P इंटरसेक्शन B के इक्वल आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, देयरफॉर E and F are independent events। ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को जिसमें आपको इंडिपेंडेंट प्रूफ करना हो, इस तरीके से आप इंडिपेंडेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने इसको इंडिपेंडेंट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है गिवन दैट द इवेंट्स A and B are such that P of A is, क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं हम आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 7, P of A is 1/2 and P of A union B is 3/5 and P of B is P। आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दो केसेस में, when events are mutually exclusive and सेकेंड पार्ट में when events are independent। दो पार्ट में हमें करना है when events are mutually exclusive and events are independent। तो मैं अगर पहले पार्ट की बात करता हूँ, पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए। आप लोग जानते हैं कि अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो PA यूनियन B का मतलब सिर्फ PA प्लस PB होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के इवेंट्स के लिए A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0 होती है। तो आप इसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए। A यूनियन B आपके पास हो गया 3/5, A की वैल्यू आपके पास है 1/2, B की वैल्यू आपके पास है P। तो आप लिखेंगे 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू P। 5 और 2 का एलसीएम हो गया 10, 5 और 2 का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 10। तो 5 टू 10 यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 5 का। तो ये हमारे पास P की वैल्यू आ जाती है 1/10 इन द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें P मिल गया, P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/10। अब जब मैं सेकेंड पार्ट की बात करता हूँ, सेकेंड पार्ट में इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो A यूनियन B का जो फॉर्मूला होता है वो P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन भी होता है, आपको जानते हैं ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लिख देंगे P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस
ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट इनवर्स के लिए होता है पी ए इंटू पी बी। अब सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ए यूनियन बी हमारे पास कितना है, ए यूनियन बी हमारे पास 3/5 है। ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 1/2 है। बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, बी है। और पी ए की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर 1/2, पी की डाल देंगे पी। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो 3/5 माइनस 1/2, यहाँ पर p कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1/2, इनका एलसीएम आ गया 10, 5 2 जा ये 6 और ये 5, ये आ गया 1/2। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ गया p is 1/5। तो आपने यहाँ पर दोनों केसेस में कर लिया। पहले वाला केस आपका था म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। आप लोग अच्छी तरह सब जानते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 होती है, इसलिए P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला सिर्फ PA प्लस PB होता है। आपने वैल्यू पुट की और B फाइंड आउट कर दिया। सेकंड केस आपका था इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए आपको मालूम है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B P ऑफ A टू P ऑफ B के इक्वल होता है। तो आपने फॉर्मूले में A इंटरसेक्शन B को आपने PA टू B भी पुट किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है और आपने सिंपलीफाई किया है, आपका आंसर आपके सामने। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उसको पहले देखना है आपने। If A and B are two events such that P of A is given, where P of A is 1/4, P of A is 1/4 and P of B is 1/2, P of A intersection B is 1/8, फाइंड P ऑफ नॉट A एंड नॉट B। ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, P ऑफ नॉट A एंड नॉट B, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। P ऑफ नॉट A एंड नॉट B। अब आपको मालूम है P ऑफ नॉट A का मतलब क्या हो गया, P ऑफ A डैश यूनियन, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, नॉट B B डैश। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस P ऑफ A यूनियन। आपने डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। अब इसमें आप लिखेंगे 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो 1 माइनस P ऑफ A इज 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। तो 1 माइनस इनका एलसीएम आ जाएगा 8, तो आप लिखेंगे आपका 4 2 जा 2 4 जा माइनस, तो ये हो गया 1 माइनस 4 प्लस 2 6 माइनस 1 5/8। तो ये हमारे पास हो गया 8 माइनस 5 3/8। ठीक है, तो हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि P ऑफ नॉट A एंड नॉट B इज 3/8। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ इस क्वेश्चन में ये था कि आपने फॉर्मूले को यूज करना है, आपको ये फॉर्मूला याद करना था और कुछ नहीं करना था। इसमें कोई आपका मेंटल वर्क नहीं है, ओनली आपने फॉर्मूले को यूज करके आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अब ले रहे हैं हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि 10 क्वेश्चन काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं 10 क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 10 है गिवन, क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन A and B such that P of A and B such that P of A is 1/2, P of B is 7/12 and P of not A or not B equal to 1/4। ये हमें गिवन P of not A और not B। हमें इसमें बताना है show that whether A and B are independent। आपको बताना है क्या A और B इंडिपेंडेंट है। तो देखिए इसको कैसे करें। नॉट, इसको लिखिए पहले तो, नॉट A डैश और यूनियन नॉट B B डैश इक्वल टू 1/4। इसका भी आइडेंटिटी आपके पास है, वो आपके पास फर्स्ट लेक्चर में आपको दी गई थी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 1/4। तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 3/4। P
P ऑफ A इंटरसेक्शन B आपके पास आ गया 3/4। अब जब आप P ऑफ A और P ऑफ B को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 7/12। आंसर इज 7/24 नॉट इक्वल टू B ऑफ A इंटरसेक्शन B। Therefore A and B are not independent events, are not independent events। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि A और B जो है नॉट इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 12 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को पहले ध्यान से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, क्या है ये क्वेश्चन। ए डाई इज टॉस्ड ट्वाइस, एक डाई को हम 2 बार टॉस करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो डाई को आप 2 बार टॉस करते हैं तो क्या होना चाहिए, कम से कम एक बार ऑड नंबर जरूर आना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक बार ऑड नंबर आने का मतलब क्या है, एक बार भी ऑड नंबर आ सकता है और 2 बार भी ऑड नंबर आ सकता है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 माइनस एक बार भी ऑड नंबर नहीं आए, ऐसे भी कह जा सकता है। तो मैं इसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको मालूम है ये साहब का डाई का है तो डाई में आपको मालूम ही है 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके पास नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑड नंबर, ये ऑड नंबर ना आए तो 1 माइनस 1/2 यानी ये भी 1/2 है। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या करूँगा मैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में लिख दूंगा मैं। हमने क्वेश्चन में क्या डिमांड की है, हमने क्वेश्चन में डिमांड की है कि कम से कम एक बार ऑड नंबर आना चाहिए, कम से कम एक बार, यानी एक बार भी आना चाहिए 2 बार भी आना चाहिए, ये भी हो सकता है। तो मैं करने जा रहा हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट ऑड नंबर ईच टाइम। ठीक है, दोनों ही बार, जितनी बार भी हम थ्रो कर रहे हैं, कितनी बार हम थ्रो कर रहे हैं इसको, हम एक कॉइन को टॉस करें 3 बार, इसका मतलब है तीनों बार ही ऑड नंबर नहीं आएगा। तो 1/2 1/2 1/2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/8 मीन्स 7/8। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि आपने एक डाई को 3 बार आपने टॉस किया और प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है, ऑड नंबर कम से कम एक बार आ जाए। तो कम से कम एक बार आ जाएगा मतलब है कि एक बार भी आ जाए, 2 बार भी आ जाए और तीनों बार भी आ जाए। तो अगर हम डायरेक्ट करें तो लेंथी जा रहा है तो हम उल्टा कर देते हैं कि 1 माइनस एक बार भी ऑड नंबर ना आए। ये पहली बार ऑड नंबर नहीं आए, दूसरी बार ऑड नंबर नहीं आए, तीसरी बार, क्योंकि इंडिपेंडेंट तीनों के तीनों मल्टीप्लाई होंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/8 और 7/8। क्वेश्चन नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट होता है आपकी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना। आप बिल्कुल इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। पहले लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर 3/6, फिर लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑड नंबर 1 माइनस 1/2 1/2, फिर लिखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट ऑड नंबर ईच टाइम। तीनों बार में से किसी बार भी जो है ऑड नंबर नहीं आएगा और ऑड नंबर के ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2। ठीक है, इसके बाद में आपके साथ इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके साथ 13 और 14 आपके साथ दोनों डिस्कस करूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वो आप अपने आप कर सकते हैं। तो मैं आपको ये 2 क्वेश्चन कराता हूँ तो फिर ये आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बेस थ्योरम, और बेस थ्योरम के बाद मेरा टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको मालूम है कि सीबीएसई में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर दूंगा जिससे कि आपके लिए बेस तैयार हो जाएगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए आना आपको चाहिए। हाँ, सीबीएसई के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अब आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। 13 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है और एक एक पार्ट का आंसर बड़े प्यार से आपने देते हुए जाना है। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आप इसके अंदर देख रहे हैं कि आपके पास ब्लैक बॉल है, इसमें 2 बैग निकाली जानी है एक बैग में से, जिस बैग के अंदर जो है टोटल ब्लैक बॉल कितनी है, आपके पास
ब्लैक बॉल है हमारे पास टोटल 10 और रेड बॉल्स है हमारे पास, ब्लैक बॉल्स हमारे पास 10 है और दूसरी कलर है हमारे पास रेड कलर। रेड कलर की बॉल है टोटल 8, तो टोटल बॉल हो गई दोनों मिलाकर 18। तो यानी 18 बॉल हमारे पास टोटल है और हमें करना क्या है कि हमें इस बैग में से 2 बॉल निकालनी है। और बॉल कैसे निकालनी है? 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने एक बॉल निकाली, फिर उसको आपने वापस रख दिया, फिर आपने दूसरी बॉल निकाली, इसको हम कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। अब आप इसमें देख रहे हैं पहले पार्ट में कहा गया है कि बोथ आर रेड, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए। तो जब पहले पार्ट की प्रॉपर्टी लिखेंगे आपके दोनों की दोनों रेड होनी चाहिए। तो आपके पास रेड देखिए कितनी है आपके पास? रेड आपके पास कितनी बॉल है? 8। तो आप क्या लिखेंगे? 8/18 इंटू 8/18। ये आपका पहला पार्ट है, सिंपलीफाई आप कर लेंगे। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज, ये कह दिया है कि पहली बॉल ब्लैक ही होनी चाहिए और दूसरी बॉल रेड होनी चाहिए। अगर पहली बॉल ब्लैक होनी चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/18 और दूसरी रेड होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 8/18। मेंशन है कि फर्स्ट ये होनी चाहिए, सेकंड ये होनी चाहिए, तो बस आप ये लिखेंगे। अब आते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहा है हमने? थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, यानी एक ब्लैक होनी चाहिए, एक रेड होनी चाहिए। अब इसने नहीं बोला कि कौन सी रेड होनी चाहिए, कौन सी ब्लैक होनी चाहिए। तो आप दोनों पॉसिबिलिटी सोचेंगे यहाँ पर। पहले आपने ब्लैक को पहले लिया, फिर आपने रेड को लिया, 8/18। ये भी हो सकता है कि पहले रेड को लें फिर ब्लैक को लें, तो आप सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कैसा कुछ नहीं कहा कि इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं करते, ज़्यादा सोचने की जरूरत है। सीधे से आपका क्वेश्चन है, ब्लैक बॉल आपके पास 10 है, रेड बॉल आपके पास 8 है, टोटल बॉल हो गई 18, 2 बॉल निकाली जानी है और दोनों बॉल कैसे निकलनी है? विद रिप्लेसमेंट निकलनी है। तो आप देख रहे हैं जब मैं दोनों की दोनों बॉल रेड निकालूंगा तो पहली रेड की प्रोबेबिलिटी 8/18 होगी, दूसरी की भी 8/18 होगी, क्योंकि हमेशा तो बॉल सेम रहनी है। आपने पहली बॉल को रखकर ही दूसरी निकालनी है। दूसरे पार्ट में कहा गया था, साफ साफ बोला गया था कि पहली बॉल ब्लैक होनी चाहिए, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हो गई 10/18, ठीक है। और उसके बाद दूसरी क्या होनी चाहिए? दूसरी बॉल जो है आपकी रेड होनी चाहिए, तो वो 8/8। इस पार्ट में थर्ड पार्ट में उसने ये कह दिया पहली दूसरी कुछ भी हो, बस ये है कि एक ब्लैक आनी चाहिए, एक रेड आनी चाहिए। तो हमने पहले कहा कि भाई पहले क्या होनी चाहिए कि पहली ब्लैक आनी चाहिए फिर रेड आनी चाहिए। फिर उल्टा कर सकते हो कि पहले रेड आनी चाहिए फिर ब्लैक आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, इसलिए आप इसकी दूसरे कर देंगे और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये आपका इस एक्सरसाइज का मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर किसी और क्वेश्चन में है तो मैंने जैसे कि बताया, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं उस क्वेश्चन के फिर से वीडियो बनाऊँ। तो अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/2। किसी प्रॉब्लम को अगर ए सॉल्व कर देता है तो उसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, अगर बी सॉल्व कर देता है तो उसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में? फर्स्ट पार्ट में आपको आंसर देना है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व, सेकेंड पार्ट में आपने आंसर देना है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन दोनों ने इंडिपेंडेंट सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट क्या है? प्रॉब्लम इज सॉल्व, और सेकंड पार्ट है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। जब मैं पहले पार्ट की बात करता हूं कि प्रॉब्लम इज सॉल्व, अब प्रॉब्लम इज सॉल्व क्या मतलब है? प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब है कि मान लीजिए ए ने सॉल्व किया तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बी ने सॉल्व किया तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दोनों ने सॉल्व किया तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो हम इनडायरेक्ट अप्रोच लेंगे। हम क्या लेंगे? हम ये फाइंड आउट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, उसको फिर हम 1 में से माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम आ जाएगी। अब कैसे लिखेंगे? देखिए P ऑफ ए हमारे पास 1/2 है, तो हम P ऑफ ए डैश निकालेंगे। A डैश का मतलब हो गया 1 माइनस P ऑफ ए, वो हो जाएगा 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। इसी तरीके से आप P ऑफ B डैश निकालेंगे, 1 माइनस P ऑफ B हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। तो P ऑफ B डैश हमारे पास आ गया, P ऑफ B डैश हो गया 1 माइनस 1/3 विच इज 2/3। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो मैंने कहा था 1 माइनस क्या लिखूंगा मैं? P A डैश इंटू P B डैश, तो 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3
1 minus 1 by 3, आंसर इज 2 by 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग ए प्रॉब्लम. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग. अब दोनों के नॉट सॉल्व करने का मतलब क्या होगा, दोनों के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ट्रायल है. तो इस तरीके से आपका इंडिपेंडेंट जो आपका इवेंट था, इस पर मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस दिए. अब मैं नेक्स्ट जो है आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में बेस थ्योरम आपके साथ